हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 10 है आप सभी का। इससे पहले हमने 9 चैप्टर्स तक वन शॉट के अंदर सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि यार वहां पर हमने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना कि यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कैसे उसकी इमेज होती है, उन सारी चीजों को हमने जाना। बारी आ गई 10th चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। यानी कि बेसिकली अगर सिंपल हम वर्ड्स में बोले तो इसके अंदर हम लोग वेव नेचर को देखने वाले हैं। और वेव नेचर के द्वारा देखो, आपको पता होना चाहिए जब ये ड्यूल नेचर की बात करते हैं ना बेटा, तो इसके अंदर कैसे आप लोग चीजों को देख पाते हो। देखो यार, कुछ फिनोमिनाज हैं वो क्या हुआ, पार्टिकल नेचर से सॉल्व हुए, कुछ फिनोमिना है वो वेव नेचर से सॉल्व हुए। इसलिए यहां पे बोला गया कि आप लोगों की लाइट की क्या होती है, ड्यूल नेचर होती है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों की रे नेचर से नहीं सॉल्व हो पाई, तो चलिए उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आती है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। यार देखो, इस थ्योरी की जब सिंपली बात की जाती है तो बेसिकली न्यूटन्स ने दिया 1675 के अंदर दिया। यहां पे ये थ्योरी अपने आप में बहुत अच्छी थी, सब कुछ ओके था। बट क्या हुआ कि सर यहां पे एक स्टेटमेंट ऐसा इन्होंने बोला जिसकी वजह से इस थ्योरी को फ्लॉप साबित करना पड़ा। क्या बोला गया? इन्होंने बोला कि लाइट जो है ना, ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको इन्होंने नाम दे दिया था कॉर्पस्कल। चलो ठीक है, इतना भी हमने मान लिया। लेकिन इन्होंने यहां पे बोला कि यार ये जो थ्योरी है ना, इसकी जब बात की जाती है तो इन्होंने बोला कि यार ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ओके, चलो ये भी मान लिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं हर एक डायरेक्शन के अंदर। यहां तक भी सारी चीज ओके थी। इन्होंने इस थ्योरी के द्वारा रिफ्लेक्शन हुआ, चाहे रिफ्रैक्शन की बात करें जब, और इसके अलावा रेक्टिलिनियर जो आप लोगों का प्रोपोगेशन होता है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लिया। लेकिन ये सिर्फ जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो क्या थे आप लोगों के, जो इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था और पोलराइजेशन ऑफ लाइट था, इनको ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमारी एक्सप्लेन हुई किसकी सहायता से, वेव नेचर से। चलो ठीक है सर, इतना भी यहां पे बात हो गई। लेकिन सर जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया ना, जिसकी वजह से इसकी जो थ्योरी है उसको सुपर फ्लॉप होना पड़ा, वो था कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम के अंदर ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। आपसे मैं सवाल बोलता हूं कि आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप पानी के अंदर ज्यादा तेजी से चल पाएंगे या पानी के बाहर, यानी कि जब आपका म्यू बराबर 1 है, एयर के अंदर ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर पाएंगे या वाटर के अंदर। यहां पे इन्होंने जो बोला स्टेटमेंट, वो यही बोला कि यार स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो डेंसर मीडियम के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। बाद में ये थ्योरी है, ये जो स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट साबित हुआ, जिसकी वजह से न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है इसको रॉन्ग बोल दिया गया। क्या कारण की वजह से? सिर्फ स्पीड की वजह से। इन्होंने बोला डेंसर मीडियम के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। आगे बात आई, आगे आई हमारे हाइगेंस की बात। हाइगेंस ने भी अपनी वेव थ्योरी दी। वेव थ्योरी के अंदर उन्होंने बोला कि सिंपली जो हमारी लाइट है ना, वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, और हर एक डायरेक्शन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि जो लाइट है ना यार, इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए, ये इन्होंने यहां पे बोल दिया। अब ये मीडियम की बात बोली ना, वैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों? उसके पीछे का रीजन हुआ, आप यहां पे पढ़ोगे कि देखो क्या बोला गया है कि दीज वेव ट्रेवल इन ऑल दी डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी बोल दिया गया, चलो ठीक है। लेकिन यहां पे बोला गया द होल यूनिवर्स विद ऑल मैटर एंड स्पेस इज फिल्ड विद द ल्यूमिनिफरस मीडियम। इनसे पूछा गया, इन्होंने बोला कि लाइट जो है ना, इसको चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो आप मुझे बताइए कि सन से लाइट जो अर्थ के ऊपर आ रही है, सन से जो लाइट अर्थ के ऊपर आ रही है, वहां तो फ्री स्पेस और वैक्यूम है, तो फिर ये कैसे आ रही है? आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि वहां पे ईथर नाम का एक मीडियम होता है जिसकी वजह से लाइट ट्रेवल कर पाती है, जिसकी अगर हम लोग यहां पे बात करें डेंसिटी की तो वेरी लो होती है, साथ ही साथ हाई इसकी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। अब इन्होंने क्या किया, अपनी जो वेव थ्योरी थी इसकी हेल्प से रिफ्लेक्शन को भी बता दिया, रिफ्रैक्शन को भी बता दिया, डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, यानी कि इंटरफेरेंस की सहायता से, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे, जहां पे आप लोगों को पार्टिकल नेचर के द्वारा आप लोग सारी चीजों को समझने वाले हो। यानी कि सर यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल दिया ईथर है, जबकि सारी जो और थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर तो कोई मीडियम ही नहीं है। फिर कैसे क्या चीजें हो रही हैं? चलो ठीक है, उस टाइम पे इनकी बात को मान लिया गया, सब कुछ ओके हो गया। इन्होंने काफी चीजों को एक्सप्लेन किया। यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट था वेव फ्रंट का, वो आया।
अब वेव फ्रंट क्या होता है? सिंपली आप लोगों ने देखा होगा कि सर हम लोग पानी के अंदर एक पत्थर को डालते हैं, पत्थर को डालने के बाद में वहां से क्या होती है, वेव्स हर एक डायरेक्शन के अंदर निकलती हैं। और अगर वेव्स की अगर बात करते हो तो उनका क्या होता है, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि सेम फेज के अंदर चलती हैं। तो उनका जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ऊपर वाला, अगर उन सभी को मिला के आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप लोगों का एक सर्कल किसी एक फॉर्म बन जाती है, जिसको आप लोग क्या कह देते हो? वेव फ्रंट। क्या बोल देते हो? वेव फ्रंट हम लोग बोल देते हैं। यानी कि वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, जिसको आप लोग वेवलेट्स बोलते हो, हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑक्सिलेशंस। जब वो हमारी सेम फेज के अंदर चल रहे हैं तो उनका जो लोकस होता है उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। बोलो ठीक है सर, मान लिया गया। आगे जब हम लोग जाते हैं तो वेव फ्रंट की बात की गई। अब सबसे बड़ी बात है कि ये वेव फ्रंट में आपको याद रखना है कि यहां पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, सारे के सारे सेम फेज में होंगे। और क्या है? द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जैसे मैंने आपको बोला मैक्सिमम वैल्यू, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पे समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला सर मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से अगर मैं देखता हूं तो इस तरीके से गया, बोलो ठीक है जी। यहां से अगर मैं देखता हूं तो इस तरीके से आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है जी। यहां से देखोगे तो इस तरीके से सारी चीजें हुई, बोलो ठीक है। यहां से देखोगे तो इस तरीके से सारी चीजें हुई। अब इनका जो ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट्स को मिला के मैंने क्या किया, ये जो बनाया इसको हमने क्या नाम दे दिया? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आपको पता होनी चाहिए, अगर आपके पास सोर्स जो है पॉइंट सोर्स है, क्या है, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स की वजह से बनने वाला वेव फ्रंट कौन सा होता है? कौन सा होता है जल्दी बताइए? प्लस सर स्पेरिकल वेव फ्रंट। इसको ऑब्जर्व करने के लिए सिंपल मैं आपको बोलूंगा, आप लोग मोबाइल फोन उठाइएगा और मोबाइल फोन को ऑन करके उसमें एक स्लोमो मोड होता है, यानी कि स्लो मोशन में, तो एक पत्थर को डालिएगा पानी के अंदर, आपको फील आ जाएगा कि वहां पे आप लोगों का स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। समझ में आ गया क्या बन रहा है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। और उस स्पेरिकल वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स का काम करता है, सेकंड वेव फ्रंट का क्या करता है? सोर्स का काम करता है। अगर आपके पास ट्यूबलाइट है, यानी कि एक लीनियर है, तो उस केस में क्या होगा? बोले सर अगर मैं एक लीनियर की बात कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा? बोले सर लीनियर अगर सोर्स है तुम्हारे पास तो उस केस में उससे बनने वाला वेव फ्रंट क्या होगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। बोले सर कैसे? बोले सर लीनियर की बात करोगे तो हर एक पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, वो पॉइंट के चारों तरफ क्या होगा? बोले सर उससे जो वेव्स निकलेंगे हर एक डायरेक्शन के अंदर निकलेंगे और वापस से वहां से उन सभी को उनकी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस केस में वो हमारी क्या हो जाएगी? उसको सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? बोले सर उससे बनने वाला वेव फ्रंट क्या होगा? छोटे एक पॉइंट से, स्पेरिकल है, सारे स्पेरिकल को जोड़ दोगे तो उससे बनने वाला क्या हो जाएगा? एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। यानी कि यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर सोर्स की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर सोर्स की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। थर्ड होता है प्लेन वेव फ्रंट। मतलब बोलो सर जो हमसे बहुत दूरी पे स्थित है, कौन से दूरी का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्स हुए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सन का एक एग्जांपल ले लूं, तो जो हमसे बहुत दूरी पे है उससे जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा, उनकी बात अगर हम लोग करेंगे तो उससे हमारा कौन सा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि फार डिस्टेंस के ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, फार डिस्टेंस सोर्सेस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बोलो ठीक है जी, मान गए। फिर क्या हुआ? बोलो सर आगे अगर हम लोग जाते हैं तो ये तो हमने नॉर्मली समझा, लेकिन सर अब जो चैप्टर की शुरुआत हो रही है ना बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझिएगा? आप मुझे एक चीज बताइए, बोलो सर आगे जाके आप लोग इंटरफेरेंस पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, तो यहां पे जो सोर्सेस की रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूं इंटरफेरेंस देखना है, वाईडीएससी देखना है, तो यहां पे सोर्सेस की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे दो तरीके से हम लोग देखते हैं, एक होता है कोहेरेंट सोर्स, एक हमारा होता है इनकोहेरेंट सोर्स। तो कैसे डिफाइन करोगे कि सर कौन सा कोहेरेंट सोर्स होता है, किस तरीके से? तो याद रखिएगा, आपने कई बार देखा होगा कि सर हम लोग जब मार्केट से दो बल्ब लेके आते हैं, एक बल्ब यहां पे, दूसरा बल्ब यहां पे, दोनों बल्ब की बात करोगे तो सर उससे जो लाइट निकलती है ना, क्या निकलती है सर? उससे जो लाइट निकल रही है, मैं अगर उसकी बात करता हूं तो सिंपली आपके दिमाग में एक चीज होती है कि सर इन दोनों की ब्राइटनेस जो है ना, यानी कि इनकी इंटेंसिटी की मैं बात करूंगा तो दोनों में डिफरेंस होगा, तो फिर कैसे आप कंपेयरिंग कर पाओगे? यानी कि सर अगर आप लोग वाईडीएससी देख रहे हो तो उस केस के अंदर आपको पता है कि आपका सोर्स जो है कोहेरेंट होना जरूरी है। फिर अगर आप लोग दो सोर्स को बनाओगे तो कैसे उन दोनों की इंटेंसिटी सेम हो पाएगी? तो वहां पे आपके कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके बेसिस पे आप लोग बोलते हो कि कौन सा कोहेरेंट सोर्स है, कौन सा इनकोहेरेंट सोर्स है। तो सबसे पहले बात आती है सर किसकी? कोहेरेंट सोर्स की। तो यहां पे आप लोग लिखोगे कि भैया कोहेरेंट सोर्स कौन सा होता है। किसकी बात कर रहे हो? कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं कि सर कोहेरेंट सोर्स
कौन सा होता है, ठीक है। दूसरा होता है इनकोहेरेंट सोर्स। क्या होता है बेटा, दूसरे की अगर बात करोगे तो ये तुम्हारा होता है इनकोहेरेंट सोर्स। क्या होगा, इनकोहेरेंट सोर्स की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है। इसको सही से लिख लीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं, इनकोहेरेंट सोर्स। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इनकोहेरेंट सोर्स, देखो यार, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट को हम देखने का तरीका जो होता है ना, नजरिया, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सर क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो ये होता है कि सर सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है यार, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, ओके, मान लिया गया। सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए, बोला ठीक है सर, ये भी आपकी मान ली गई है। क्या होना चाहिए, सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है, इंटेंसिटी मान लिया गया। और जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, उसकी बात करते हैं। बोलो सर क्या होता है, यार इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। या तो फेज डिफरेंस होगा तो 0 होना चाहिए, या फिर हम लोग बोलेंगे कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है फेज डिफरेंस, या हम लोग बोलेंगे 0 फेज डिफरेंस। क्या होगा, 0 फेज डिफरेंस बोल दीजिए। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया 0 फेज डिफरेंस, ठीक है, 0 फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात करेंगे। अब यहां पे आपकी बात करेंगे इनकोहेरेंट क्या है। अब देखो, कई बार बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए। बेटा वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना, क्या बोला सर, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट ये आप बोलोगे 100% श्योर नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है, आप बात बोलोगे कि सर देखो, मैंने मान लीजिए एक यहां पे इस तरीके की एक वेव को लिया, जिसका एम्पलीट्यूड की अगर आप बात करोगे तो एम्पलीट्यूड कितना है 5, और एक मैंने वेव लिया, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी सेम है, इसका है 3। अब मुझे बताइए, इन दोनों को तुम ऐड करते हो कितना होगा 8। तो यहाँ पे क्या कंपलसरी है कि इसकी 5 है, इसका नीचे 3 है। भैया आप लोग देख रहे हो फ्रीक्वेंसी उसकी सेम है, ठीक है, इंटेंसिटी भी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ना वो उसका सेम नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात, क्या इनके बीच में फेज डिफरेंस है, नहीं है। यानी कि जो मेजर चीज है ना वो है फेज डिफरेंस। अगर यहां पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है ना, तो आप सीधा सिंपल बोलोगे कि ये हमारा कौन सा है, कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है, देखो इसके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी आप सभी की हो, मान गया हूं मैं। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो हो सकता है सेम इंटेंसिटी हो, ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं। और क्या हुआ, और तीसरा है ना, तो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की अगर बात करते हो तो क्या होगा, जी हां बिल्कुल फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस यहां पे होगा, ऐसा नहीं कि सर फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि यहां पे फेज डिफरेंस होगा। तो ये सारी कहानियां जो है वो आप लोगों की कोहेरेंट और इनकोहेरेंट पे बात करेंगे। और अगर आप लोग इंटरफेरेंस देख रहे हो या इसके अलावा कोई भी चीज देख रहे हो, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आप लोग क्या देखोगे, इंटरफेरेंस देख रहे हो तो वहां पे आपके फिक्स है कि यार आपका क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स आप सभी का होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पे आते हैं, देखो इंटरफेरेंस की बात करते हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात की हम लोग यहां पे बात करना चाहते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो चलिए देख लेते हैं इंटरफेरेंस की बात हम लोग करते हैं। यार इंटरफेरेंस होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो एक वर्ड होता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है इंटरफेरेंस। बोलो सर इंटरफेरेंस का मतलब यह है, सिंपली अगर एक वर्ड में बोलूं तो सुपरपोजिशन। यानी कि सर हमारे पास दो वेव्स हैं और दोनों कहीं एक पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी। हो सकता है उस पॉइंट के ऊपर हमें ब्राइट स्पॉट मिल जाए, हो सकता है उस पॉइंट के ऊपर हमें डार्क स्पॉट मिल जाए। तो वो जो हमारा जो पोजीशनिंग होती है, सुपर पोजिशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या हुआ, इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ द टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। उसकी बात हम लोग यहां पे कह रहे हैं। तो ये हमारा हुआ इंटरफेरेंस। बेसिकली अगर इसको देखोगे तुम तो दो तरीके से आप लोग इसको देखते हो। क्या देखते हो, मतलब सर एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
बोलो। दूसरा हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की बात हम लोग यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? बोले सर जहां पे आपको ब्राइटनेस दिखती है, ब्राइट स्पॉट जो आपका होता है, ठीक है, ठीक है, ब्राइटनेस। यहां पे क्या होगा सर? डार्कनेस की बात हम लोग यहां पे करेंगे। डार्कनेस। ब्राइटनेस का मतलब क्या है? आपको मैक्सिमम मिल रहा है या मैक्सिमम मैक्सिमा बोल सकते हो, या हम लोग बोलेंगे आपको मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिनिमा। इसी के बेसिस पे आप लोग पूरी कहानी को देखते हो कि क्या आपका मैक्सिमा होता है, क्या आपका मिनिमा होता है। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि सर जब ये वेव मिलती हैं, अगर वहां पे हाई ब्राइटनेस आपको देखने को मिल रही है, यानी कि मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे ये दोनों वेव्स मिल रही हैं उस जगह आपको डार्कनेस देखने को मिल रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमा। और मिनिमा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग उसको कह देते हैं। अब यहां पे काम की बात करते हैं, उसको हम लोग समझना जरूरी है। देखो यार, द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड मैक्सिमा। यानी कि सर ये जो ब्राइटनेस है, इसका मतलब क्या है? बोलो सर इसका मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात आप लोग यहां पे कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात आप लोग यहां पे कर रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हो। यहां पे क्या होगी? डार्कनेस का मतलब क्या होता है? मिनिमम इंटेंसिटी की बात है। क्या है? मिनिमम। किसकी बात कर रहे हो? मिनिमम इंटेंसिटी की बात है। देखो यार ना, दोज मिनिमम इंटेंसिटी, तो ये मिनिमम की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो मिनिमम इंटेंसिटी जहां पे होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डार्कनेस, या फिर मिनिमा हम लोग उसको बोल देते हैं। अब इन्हीं को हमें समझना है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं जिसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, सर मान लीजिए मेरे पास दो वेव्स है, ठीक है, एक वेव यहां पे है, एक वेव ये हो गई है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ है। मान लीजिए मैंने बोला सर इसका एम्पलीट्यूड क्या है? A1 है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने दूसरा लिया तुम्हारे पास, और दूसरे के अंदर क्या हुआ सर? ये आपका क्या है? देखो इस तरीके से ये है, इसका क्या है? A2 है। अब देखोगे तुम लोग सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन देयर इज नो फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस नहीं है, इन दोनों को ऐड करके आप लोग देखते हो, तो उस केस में आपको क्या मिलता है? बोलो सर रिजल्टेंट की अगर आप लोग बात करोगे तो आप सभी को मान लीजिए इस तरीके से एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम मिला है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 आप सभी का है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो आपको यहां क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट Y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 आप सभी को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को दूसरा तरीके से मैं समझने की कोशिश करूं, समझना थोड़ा सा, ये हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि यहां पे हमें सबसे ज्यादा चीजें मिल रही है। तो ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, इंटरफेरेंस। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया। मैंने बोला सर यहां पे अगर मैं दो और लूं, एक वेव ये रही। अब मेरे को एक चीज बताइए कि तुम लोग हमेशा बोलते हो ना, एक बच्चा बोल रहा था सर सेम होना चाहिए। तो देखो यहां से, अब एक चीज मुझे बताओ, क्या फेज डिफरेंस है? बिल्कुल है। मान लीजिए मैंने बोला सर ये कितना है? A1 है, ये क्या है? माइनस का हो जाएगा, A2 हो गया माइनस का। हो सकता है वैल्यू सेम हो सकता है वैल्यू अलग हो। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बोले सर A1 माइनस A2। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग इसको बोल देते हैं। ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि सर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, किस तरीके से होता है, क्या हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आता है, क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, उन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को सिंपली बोलना चाहूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखो मैं यहां पे आपको रिजल्ट्स पे बात करूंगा सीधा, उसके पीछे का रीजन ये है जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ जाए। सबसे पहले देखिए मैंने ये बोला कि सर आप लोग क्या बोल रहे हो, आपने बोला कि मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, मैंने ये पॉइंट को कंसीडर कर लिया और यहां पे हमारी दो वेव्स हैं, वो जाके क्या कर रही है बेटा? मिल रही हैं। मैंने बोला कि दो वेव्स क्या कर रही हैं? जाके मिल रही हैं। सिंपली मैंने बोला कि सर एक यहां से इस तरीके से मूव करती हुई पहुंच रही है इसके पास,
बोला ठीक है, पहुंच गई है। दूसरी यहां से कहीं एक मूव करती हुई इसके पास पहुंच रही है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी पहुंच गई है, ठीक है, मान लो पहुंच गई। अब मुझे बताइए, अगर तुम लोग दोनों को देखोगे तो दोनों में तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है? बोला सर बिल्कुल आ रहा है। कि सर यहां पे अगर मैं सिंपली बोलता हूं तो क्या नजर आ रहा है कि सर ये अगर तुम देखोगे, अगर इसका परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है तो यहां कहीं पे तुम्हें नजर आ रहा है कि सर ये वेव दोनों क्या कर रही है, इतना डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रही है, बट ये जो एक्स्ट्रा है इसी को हम लोग बोल देते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोल देते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, हम लोग बोलते हैं। यानी कि अगर तुम इसको लिखोगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, और डेल एक्स को तुम लोग क्या बोल रहे हो यहां पे इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोल देते हैं? पाथ डिफरेंस। अब सबसे बड़ी बात आइए और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला सर क्या, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि सर सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोली कि अगर मेरे पास ये दो वेव्स हैं, अगर दोनों वेव्स हैं तो दोनों की इक्वेशंस होंगी। हमने चैप्टर जो 15 है उसके अंदर देखा हुआ है, क्लास 11th के अंदर, राइट है। तो ऐसा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा इसके लिए y1 इज इक्वल टू a1, ठीक है, साइन ओमेगा टी। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है कि y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो वो तुम्हारे पास है, क्या हो जाएगा सर, y2 इज इक्वल टू a2, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई आप सभी का हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस में क्या हो जाता है, फाई आप लोगों का, यानी कि y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई आप सभी का है, मान लिया गया सर, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां पे जो ये फाई लिखा गया है ना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। अभी हमें नहीं पता कितना है क्या नहीं है, लेकिन इसी को हम लोग बोल देते हैं फेज डिफरेंस, हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाता है फेज डिफरेंस, ठीक है। अगर ये फेज डिफरेंस है तो आपसे मैंने बोला कि सर देखिए, हो सकता है कि ये दोनों वेव्स जाके मैक्सिमम वैल्यू बना रही हो सकता है मिनिमम वैल्यू बना रही हो, मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। जैसे कि अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करता हूं डायरेक्ट, अगर मैं सिर्फ इसके रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, रिजल्टेंट की अगर बात करोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, y1 प्लस y2 हो जाएगा। बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अगर ये ठीक है तो आइए अब यहां पे समझने की कोशिश करिए। अगर ये ठीक है तो मेरे भैया क्या हुआ कि अगर इन दोनों को तुम लोग लिखते हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी है, बिल्कुल ठीक है जी, प्लस में क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, फाई आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भैया तुम लोग अगर इसको सॉल्व करते हो तो बाय सॉल्विंग ये बहुत बड़ा इक्वेशन बनती है, थोड़ी बहुत इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे क्या निकलेगा, बोलो सर यहां पे लिख देता हूं मैं आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है जी, सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो उसके बाद में क्या होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट बनेगा y इज इक्वल टू, यहां पे बन जाएगा a1 प्लस a2 कॉस। अब क्या होगा देखो, कॉस क्या हो जाएगा, बोला फाई, क्या हो जाएगा कॉस फाई, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, देखो क्या हो जाएगा कॉस फाई, और इसके साथ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस में क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसको खोल रहे हो ए बी का, तो इसको सॉल्व करोगे तो a2 cos ओमेगा टी, a2 cos ओमेगा टी और साइन फाई, ठीक है। अब यहां पे कुछ फाई की टर्म्स आ रही हैं, इन फाई के टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देख लेंगे। जैसे यहां पे अगर मैं लिखता हूं वापस से कि भैया बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं यहां पे बोल देता हूं कि सर ये जो है a1 प्लस a2 जो है और इसके साथ क्या है cos फाई, इसको हम लोग मान लेते हैं r cos थीटा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा r cos थीटा हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बोलता हूं दूसरा जो है वो है a2 साइन फाई आप सभी का है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर r साइन थीटा आप सभी का हो जाएगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। a2 साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दोनों इक्वेशंस हो गई हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को तुम लोग रखते हो यहां पे रखने के बाद में इनका जो फाइनल रिजल्ट बनता है ना वो आप लोगों के पास आता है y इज इक्वल टू आर बाहर ले लीजिए और r के बाद में ये हो जाता है साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा। बोलो राइट है सर। अब मेरे लिए जो जरूरत की बात है ना वो है आर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना कि सर ये आर की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। यार देखो आर की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इन दोनों का अगर स्क्वायर करके मैं जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देता हूं मेरा आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है। तो लिख लीजिए इसको कि बाई
बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2a1 a2 और ये हो जाएगा cos फाई। तुम्हारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2a1 a2 cos फाई। तुम्हारे पास आ गया। मैंने बोला ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास आ गया है तो यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है कि मान लीजिए सर, हो सकता है कि ये जो फाई की वैल्यू है ये हो सकता है कि इसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, या फिर हो सकता है कुछ अलग हो सकता है कि आपका 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, इस तरीके से हो सकता है कि इसकी वैल्यू कम हो। यानी कि जहां तुम्हें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, उसकी बात जब करोगे तो वहां पे आपके फाई की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, और जहां पे आपको बात करोगे डिस्ट्रक्टिव की, जहां पे मिनिमम आनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो यार आर इज इक्वल टू, जो ये इक्वेशन है आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2a1 a2 और क्या हो जाएगा cos फाई। तो मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूं और इक्वेशन को देखने के बाद में मैंने डिसीजन लिया क्या वाला, इस तरीके से मैंने डिसीजन लिया है। इस तरीके से मैंने बोला कि सर अगर मैं इस cos फाई की बात कर रहा हूं तो cos फाई की वैल्यू, अगर मैं यहां पे फाई की वैल्यू की बात करता हूं, मैंने 0 ले लिया, 2 पाई ले लिया, 4 पाई ले लिया या 6 पाई ले लिया, यानी कि मैं इवन ले रहा हूं। अगर ये मैंने ले लिया तो भैया यहां पे आपका क्या हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बोला सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अगर ये 1 के बराबर आएगी तो आपको पता है आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बोला सर अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर cos फाई की वैल्यू हो गई है 1, cos फाई की वैल्यू हो गई है, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे आपकी वैल्यू जो होगी cos फाई की वो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, मान लिया गया है 1 आ रही है। ठीक है, अगर ये 1 आ रही है तो यहां से तुम लोग बोलोगे सर ये तुम्हें कुछ नजर आ रहा है a1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको बोलोगे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को मिल रहा है, जिसके द्वारा आप लोग चीजों को देख रहे हो। अगर अंडर रूट है स्क्वायर हट जाएगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोला सर a1 प्लस a2 आ रहा है, यानी कि जब भी आप लोगों का ये दोनों जुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हो। देखो यहां पे मैंने जब एम्पलीट्यूड्स को जोड़ा था, ये रहा y इज इक्वल टू जो आपका a1 प्लस a2 था, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि इस जगह सर आपको देखने को मिलेगा क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप सभी को देखने को मिलेगा, यानी कि आप ये बोलोगे सीधा सीधा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप सभी का ये हो जाएगा। और आप लोग यहां पे क्या बोलोगे, बोले सर यहां पे आप सभी को क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि यहां पे मैक्सिमा आप सभी को दिखने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं cos फाई की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं कि सर cos फाई जो तुम्हारे पास है, अगर इसकी वैल्यू पाई हो, 3 पाई हो, और फाई की वैल्यू की बात कर रहा हूं ना मैं, फाई की वैल्यू पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, यानी कि ऑलवेज ऑड मल्टीपल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos फाई की जो वैल्यू होगी -1 होगी, और उस केस में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट का आप सभी का हो जाएगा यहां पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2a1 a2 और माइनस का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आइए यहां से हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको तुम लोग लिखोगे r इज इक्वल टू अंडर रूट का अंदर आपका क्या हो जाएगा बेटा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2a1 a2, जो आपका क्या होता है सीधा सीधा r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का क्या हो जाएगा बेटा जी स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर गया तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a1 माइनस a2 आप सभी का हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पे आप देखोगे कि एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि a1 माइनस a2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मिनिमम एम्पलीट्यूड आप सभी को मिल रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। क्यों, क्योंकि सर दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसको आप लोग बोलते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप सभी का हो गया है, बोलो राइट है सर,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसी को तुम लोग बोलोगे मिनिमा हमारा ये हो गया है, मिनिमा, या इसी को बोल सकते हो डार्कनेस जहां पे आपको मिल रहा है उसकी बात आप लोग यहां पे कर रहे हो। अब बात आती है सर दूसरी, बोला सर कौन सी बात आ गई है? अब कौन सी बात आ गई तो उसको हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं यहां पे कि सर रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो रिलेशनशिप, ठीक है जी, रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पाथ डिफरेंस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। आइए, अगर इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो क्या होता है? तो भैया इनकी एक रिलेशनशिप होती है। मैंने बोला सर क्या? तो देखो याद रखिएगा कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, आप सभी का होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में क्या होता है, ये तुम्हारा होता है पाथ डिफरेंस। याद रख लीजिएगा, बस हो गया काम, बस ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर। अब बात आती है कि सर अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा, उसकी बात भी कर लेते हैं। और मेरे पास अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, उसका फेज डिफरेंस कितना आएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मेरे भैया अगर मैं यहां पे सिंपली बात करता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, किसकी बात करता हूं, अगर मैं यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब भी बात करोगे तो सर यहां पे क्या हुआ, बोलो सर यहां पे ये हुआ कि आपने अभी देखा, क्या देखा, फेज डिफरेंस। तो भैया आपको पता है ये तुम्हारा फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस इतना है। अगर मैं सिंपली बात करता हूं कि सर इसके लिए अगर फेज डिफरेंस की बात करोगे कितना आ रहा है फेज डिफरेंस, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करूंगा तो ये आ रहा है तुम्हारा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं फेज डिफरेंस है जिसको डेल फाई से लिख सकता हूं, यानी कि आप बोलोगे कि सर हमेशा क्या हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। हमेशा क्या हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। यानी कि पहले 0 है, फिर 2 पाई है, फिर 4 पाई है, फिर 6 पाई है, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसको मैं लिख सकता हूं 2n पाई, 2n पाई। यानी कि n की वैल्यू कहां से लोगे, n की वैल्यू है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इस तरीके से। जैसे अगर मैं 0 लूंगा तो 0 हो गया, अगर 1 लूंगा तो 2 पाई हो गया, 2 लूंगा तो 4 पाई हो गया, 3 लूंगा तो 6 पाई हो गया। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा। अगर ये फेज डिफरेंस आपको प्राप्त हो गया है तो आप क्या लिखोगे, बोला भैया पाथ डिफरेंस क्या होता है, बोला भैया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, आप सभी का क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बोला भैया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, आप बोलोगे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा आपका फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई का है। तो भैया देखो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n लैम्डा आप सभी का हो गया। कितना हो गया बेटा, n लैम्डा आप सभी का हो गया है, ये तुम्हारा है। अब n लैम्डा का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू तुम 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, हमेशा ये चलता जाएगा। यानी कि सर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से जाएगा। n लैम्डा की बात कर रहे हो, यानी कि n की वैल्यू क्या कर सकते हो, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो ये n की वैल्यू है। तो आपका पाथ डिफरेंस और ये आ गया। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, किसकी बात करूंगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइए इसको भी देख लेते हैं कि भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बेसिकली बात करोगे आप लोग तो आपको एक चीज पता है ना, मैंने बोला सर क्या पता है, देखो एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका फाई क्या है, बोला सर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस तरीके से, सॉरी 7 पाई, 9 पाई है। यानी कि अगर मैं यहां पे वापस से बात करता हूं किसकी, फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस कितना है, बोला भैया फेज डिफरेंस सीधा सीधा आप सभी का है क्या, बोला सर फेज डिफरेंस की बात करोगे डेल फाई की तो डेल फाई कितना है, हमेशा फाई क्या रहेगा, बोला सर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से रहेगा। यानी कि ऑलवेज क्या हो रहा है, पाई का मल्टीपल है लेकिन ऑड नंबर आ रहा है। क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, क्या लिख सकते हैं, बोला सर इसको मैं लिख सकता हूं 2n-1 और क्या आ जाएगा, पाई, बोलो है ना, 2n-1 पाई आ जाएगा। बोलो सर क्यों,
क्योंकि देखो हमेशा अगर तुम इसको देखते हो तो n की वैल्यू अगर तुमने 1 2 3 4 अगर इस तरीके से ले ली तो देखो 1 लोगे तो 2 माइनस 1 1 पाई आ जाएगा, 2 लोगे तो 4 माइनस 1 3 पाई आ जाएगा, अगर तुम 4 लोगे तो 4 2 गुना 4 8 माइनस 1 करोगे तो 5 यानी कि 7 पाई आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा केस ये होता है अगर इसी को लिखना चाहो, दोनों सही होता है, अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ है, तो इसको लिखोगे 2n प्लस 1 पाई। तो यार n की वैल्यू क्या करोगे, 0 से ले लो, 1 से ले लो, 2 से ले लो और इस तरीके से आगे जाओगे। कैसे? अगर 0 लोगे तो पाई आ जाएगा, 1 लोगे तो 1 प्लस वो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि सर 3 हो जाएगा, 3 पाई। 2 लोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 पाई। 3 लोगे तो 2 इंटू 3 6 और 1 7 पाई। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाएगा। अगर मैं यहां पे पाथ डिफरेंस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, अगर मैं यहां पे पाथ डिफरेंस की बात करता हूं तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस की बात करता हूं तो क्या होगा भैया, पाथ डिफरेंस जो होगा ना उसकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो क्या होता है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस वही फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में क्या आ जाएगा, बोला सर यहां पे 2n माइनस 1 ले लो पाई के साथ, तो भैया देखो पाई से पाई गया और ये तुम्हारा आ जाता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आप सभी का हो जाता है। अगर मैं डेल एक्स की बात करता हूं, डेल एक्स तुम्हारा क्या होता है, पाथ डिफरेंस, ये तुम्हारे पास आ गया, इसको तुम लोग बोलते हो डेल एक्स, डेल एक्स, ठीक है जी, डेल एक्स तुम्हारे पास हो गया। तो डेल एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है, n की वैल्यू वापस से 1 2 3 4 5 इसी तरीके से जाएगी। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू वापस से वही 1 2 3 4 5 इस तरीके से जाने वाली है। और यहां पे क्या जाएगा, अगर 1 ले लोगे तो 2 माइनस 1 है यानी कि लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, पहला लैम्डा बाई 2 है, फिर 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा ये कैलकुलेट होता जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है कि सर इसके अंदर किस तरीके से सारी चीजें होती हैं और कैसे आप लोगों को समझने की जरूरत होती है। अब इंटेंसिटी को देख लेते हैं, क्या होती है इंटेंसिटी। तो सबसे पहले देखो यार, इंटेंसिटी की बात करते हैं तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, अभी आप लोगों ने सारी चीजों को देखा, सारी चीजों को समझा है, ठीक है। तो एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं आपकी वॉइस है थोड़ा सा डाउन हो गई है, तो इस वॉइस को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि वॉइस ऊपर नीचे हो जाती है बेटा, टेक्निकल ग्लिचेस होता है। तो एक सेकंड मुझे दे दीजिए, उस केस में मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। यहाँ से हमने इसको सही कर दिया है, ठीक है जी, ओके डन। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो देखो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बोलो सर अभी मैंने यहां पे आप लोगों ने एक रिजल्ट देखा एम्पलीट्यूड का कि भैया आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट का a1 का स्क्वायर है प्लस a2 का स्क्वायर है प्लस में कितना है 2a1 a2 और क्या हो जाएगा बेटा cos फाई आप सभी का हो गया। मैंने बोला ठीक है, अगर ये तुम्हारे पास हो गया है तो मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको हटा के इसके ऊपर लेता हूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2a1 a2 और क्या हो जाएगा cos फाई। क्या यही था मेरे भाई, क्या यही है, यही है, देखो ये रहा, बोला सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास है तो भाई आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बोला सर हम लोग निकाल रहे हैं अब इंटेंसिटी, कि भैया इंटेंसिटी क्या होती है। यहां से एक सवाल बनते हैं बहुत सारे इंटेंसिटी से, ये मान के चलो कि अगर नीट जेई की मैं अगर बात करता हूं या सीयूईटी की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होता है आप सभी के लिए, तो इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक क्वेश्चन आप लोगों का एक क्वेश्चन है ना वो फिक्स है यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ एक क्वेश्चन क्या है बेटा फिक्स है। तो आइए देखिए, अगर मैं सिंपल बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि सर इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आप सभी बोल सकते हो। और इसको सॉल्व करते हो तो आई इज इक्वल टू क्या होता है के ए स्क्वायर होता है, और के की वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं आर स्क्वायर है, क्या है बेटा आर स्क्वायर है, तो यार आप बोलोगे कि ये एक्चुअली में क्या है, बोले सर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, बोलो हाँ है ना, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोला सर आई अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर की जगह रख सकता हूं। I1 क्या कर सकता हूं, बोला सर A1 के स्क्वायर की जगह रख सकता हूं। I2 की मैं अगर बात करता हूं तो A2 के स्क्वायर की मैं यहां पे बात कर सकता हूं, ठीक है, बोलो हाँ है ना, बोलो ठीक है नहीं है, बोलो ठीक है। I इज इक्वल टू आर स्क्वायर, I1 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस I2 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर, ठीक है, बोला राइट है सर, बोलो राइट है, बोलो ठीक है जी सर मान गए।
I2 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर आप सभी का हो गया है। मैंने बोला ठीक है। अब मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ कि क्या मैं इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूं? मैंने बोला सर कैसे, कि अगर ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है क्या, बोला सर यहां पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ठीक है जी, ये हमारे पास है। अगर मैं इसके अंदर रखता हूं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, आई, तो आर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोले सर I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, प्लस में 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos फाइव। बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर A1 है तो A1 है तो उधर जाओगे तो अंडर रूट का I हो जाएगा, I1 हो जाएगा, बोलो सर हाँ या ना, अंडर रूट का I1 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हो A1 की जगह, और बेटा A2 की अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर अंडर रूट के अंदर I2 हो जाएगा। यही मैंने यहां पे लिखा है। तो अब यहां से भी वही दो केसेस बनते हैं, उन दोनों केसेस की बात अब कर लेते हैं। यहां से भी दो ही केसेस बनते हैं। अगर इसकी फिर से बात की जाती है तो दो केसेस हैं। क्या है कि बोला सर अगर मैं इस cos फाई की बात करता हूं, अगर मैं इस cos फाई की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या है, अगर 1 है तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव का केस हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव का केस है ना, कंस्ट्रक्टिव का केस है। यानी कि सर यहां पे इंटेंसिटी आप सभी को क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम देखने को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात अगर आप लोग यहां पे करोगे तो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात अगर आप लोग करते हो तो ठीक है जी, ठीक है, इंटरफेरेंस की बात आप लोग करते हो, ठीक है। तो cos फाई इतनी हो गई। अगर ऐसा है तो भाई आइए मेरे बात सुनिए, बोलो राइट है। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि सर ये हमारे पास है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई है, ठीक है। यहां पे अगर मैं सिंपली बोलता हूं तो मेरे भैया यहां पे वही चीज है कि फाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बोला सर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से बढ़ता जाएगा तो भैया I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोला सर I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर I इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हो तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं कि अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर आप सभी का हो गया है, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया है, बोलो राइट है, बोलो राइट है, बोलो हाँ है ना। अगर तुम देखोगे तो दोनों इंटेंसिटीज अगर जुड़ रही हैं तो यहां पे तुम बोलोगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बोलता हूं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव की बात है, किसकी बात है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, बोलो सर अगर मैं यहां पे बात करता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात अगर मैं यहां पे करता हूं तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -1, बोलो राइट है। अगर cos फाई की वैल्यू -1 हो जाती है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारे पास है। अगर है तो आप बोलोगे माइनस अगर वहां पे आ जाता है तो इसका मतलब -1 होगा, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। यानी कि I की वैल्यू क्या आ जाती है, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, बोलो राइट है। अगर ये राइट है तो यहां से क्या हो जाएगा, बोला सर I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 की बात अगर मैं करता हूं तो ये हमारे पास हो गया है। और I मिनिमम की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 माइनस का ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे अंडर रूट I2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इंटेंसिटीज को चेक कर पाओगे कि सर क्या इसके अंदर होता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक समरी लिख दूं कि सर एक्चुअली में ये समरी है, क्या है, किस तरीके से इसके अंदर है, तो समरी क्या कहती है समझने की कोशिश करिएगा। देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, समरी की बात कर रहा हूं, तो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बेटा कि समरी एक्चुअली में क्या कहती है। तो समरी की अगर मैं सिंपल बात करता हूं तो क्या होगा, बोलो सर समरी क्या कहती है। समरी की मैं बात करता हूं तो यहां पे दो तीन चीजें मैं लिखना चाहूंगा। देखो एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा, बोलो सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है।
और एक आपको पता है क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। बोलो राइट है? अगर राइट है तो पहले यहां पे बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड की, फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की, और देन हम लोग बात करेंगे फेज डिफरेंस की, और देन आगे हम लोग जाएंगे पाथ डिफरेंस की। तो एम्पलीट्यूड अगर आपको याद हो, अगर मैं यहां पे सिंपली एम्पलीट्यूड की बात करता हूं तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? बोलो सर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की अगर आप लोग बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर दोनों जुड़ जाता है, A1 A2 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं तो वो कितना हो जाता है? बोला सर ये हो जाता है A1 माइनस A2 आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं तो A1 माइनस A2 हो जाएगा और A1 प्लस A2 हो गया। अगर मैं यहां पे इंटेंसिटी की बात कर लेता हूं तो अभी अभी आपने देखा है इंटेंसिटी क्या होती है। अगर मैं यहां पे इंटेंसिटी की बात करता हूं तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? बोलो सर इंटेंसिटी इज इक्वल टू आप सभी की हो जाती है, आई मैक्सिमम की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? आई मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1, ठीक है, प्लस में अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे आई मिनिमम की बात करोगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर, ठीक है। बोलो राइट है? बोलो राइट है? अगर मैं यहां पे बात करता हूं फेज डिफरेंस की, पहले मैं फेज डिफरेंस की बात कर लेता हूं। फेज डिफरेंस कितना होता है? तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू आप सभी का हो जाएगा यहां पे डेल फाई की बात करोगे तो क्या हो जाता है? बोलो सर फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो 2n पाई आप सभी का यहां पे देखने को मिल जाता है, तो ये हो जाता है 2n पाई है। और यहां पे बात करोगे तो सर ये कितना होता है? बोलो सर ये तुम्हारा हो जाता है, यहां पे दो कंडीशन है, या तो माइनस वाला भी ले सकते हो प्लस वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई। यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर तुम यहां से लेते हो तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा 1 2 और 3 इस जारी से। और अगर मैं यहां पे डेल फाई की बात करता हूं कितना हो जाएगा? प्लस 2n प्लस 1 है और ये हो जाएगा पाई। तो भैया यहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? बोलो सर 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो 2n प्लस 1 आपका है 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा और 2n माइनस 1 पाई आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं पाथ डिफरेंस की, किसकी बात करता हूं बेटा? अगर मैं यहां पे सिंपली पाथ डिफरेंस की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस डेल एक्स की बात है, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा आप सभी का हो जाता है। और एन की वैल्यू क्या है? बोलो सर एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा आप सभी का। दूसरे की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां से कितना हो जाएगा? डेल एक्स इज इक्वल टू बोलो सर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो दोनों मैंने आप सभी को बता दिया प्लस और माइनस का। उसके पीछे का रीजन ये है कि कई बार तुम्हारी बुक्स के अंदर माइनस का भी दिख जाता है और कई बार तुम्हारा बुक का में प्लस का भी दिख जाता है, तो तुम लोग गड़बड़ी में आ जाते हो कि बोलो सर कौन सा सही है, किस तरीके से सही है, कैसे हम लोग इसको देखेंगे। तो उसकी बात आप सभी के सामने देखने को मिलती है, तो उसकी बात हम लोग यहां पे करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये तुमने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जिससे सारे डाउट्स दूर हो जाएं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो चलिए अब बात कर लेते हैं YDSE की। वो इंपॉर्टेंट है इसके बाद में कि सर YD एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। YDSE यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखो आपके सामने मैंने क्या किया है, इसको टाइप भी कर रखा है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि देखो अड्डा 24/7 के ऊपर आपको पता है सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं, और अगर आप लोग चाहते हो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से सीखना, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, चाहे आप लोग हमारे महापैक के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, चाहे आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर, तो ये Y485 जो कूपन कोड है इसको लगाइए और आज ही एनरोल करिए हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर, जिससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े लेवल पर हो जाएं और आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी कर पाए। चलिए तो देखो यहां पे मैंने टाइप ऑफ इंटरफेरेंस आपको बता दिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव का बता दिया था, ये डिस्ट्रक्टिव का है। इसके बाद में देखो ये आपको मैंने मैक्सिमा और मिनिमा बता ही दिया था कि इंटेंसिटीज के अंदर कैसे आपको निकालना है। जैसे कि अगर आपको याद हो, देखो ये रहा इंटेंसिटीज के अंदर हमने सीख लिया था। अब बारी आती है सर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो बेसिकली क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो है ना यंग्स ने आपका परफॉर्म करवाया था। अब यहां पे जो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है ना वो ये होती है कि सर इनके सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी ना, वो क्या थी कि सर ये जो चाह रहे थे वो ये था कि कोहेरेंट सोर्स हो।
अब ये अलग अलग तरीके का दो सोर्सेस को लेके आ रहे थे, दोनों की इंटेंसिटीज को चेक कर रहे थे। तो आपको पता है कि आप घर के अंदर अगर दो बल्ब लेके आते हो, दोनों बल्ब की अलग इंटेंसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि सर सेम इंटेंसिटी होगी, कि अगर ये हमारा 50 ल्यूमिनस का दे रहा है तो ये भी 50 ल्यूमिनस होगा, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि कहीं ना कहीं वहां पे आप सभी को डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर डिफरेंस देखने को मिल रहा था तो इनके सामने सबसे बड़ा टास्क यही था कि अब क्या करें। तो इन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद में इन्होंने बोला कि क्या मैं ऐसा करूं कि एक मैं सोर्स ले लेता हूं। अगर मैं सिंगल एक सोर्स ले लेता हूं और सामने एक क्या ले लेता हूं बेटा, कार्डबोर्ड ले लेता हूं। क्या सामने कार्डबोर्ड ले लेता हूं, उसके अंदर दो होल कर दूं, तो क्या ये दो सोर्सेस की तरह काम करेगा? बोलो सर क्यों? क्योंकि उस होल से अगर लाइट जाएगी, नीचे वाले होल से भी लाइट जाएगी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उन दोनों केसेस के अंदर लाइट है वो निकलेगी। तो वो सेम सोर्स से निकल रही है तो इंटेंसिटी सेम होगी, ऑब्वियसली बात है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और उसके अलावा फेज डिफरेंस भी आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर सेम सोर्स से निकल रही है, लाइट सेम है, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, इन्होंने एक पॉइंट ले लिया P। अब यहां से क्या हुआ, यहां से एक हमारी वेव पहुंची, एक यहां से पहुंची, तो हमने देखा कि यार इन दोनों वेव्स के अंदर एक डिफरेंस है, बोला पाथ का, जिसको आप लोगों ने नाम दे दिया था पाथ डिफरेंस। क्या नाम दे दिया था? पाथ डिफरेंस ले लिया था, जिसको मैंने बोल दिया यहां पे डेल एक्स। क्या बोल दिया? डेल एक्स जो होता है पाथ डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात कि ये यहां से जो यहां तक की दूरी होती है, इसको हमने यहां पे y मान लिया है। जनरली मैं मेरी क्लासेस में इसको x बोलता हूं। x का मतलब क्या है कि सर जो आपकी सेंटर है उससे उस पॉइंट की ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है। हो सकता है कि ये डिस्टेंस जो है आपसे ये पूछ लिया जाए कि यार सेंट्रल जो आपका फ्रिंज है उससे जो 10th नंबर की ब्राइट फ्रिंज है उसके बीच की दूरी बताइए, तो उसको आप लोग x से कंसीडर करोगे। हो सकता है आपसे बोल दें कि यार सेंटर से ऊपर की साइड एक मिनिमा बन रहा है, नीचे की तरफ मिनिमा बन रहा है, तो बताइए दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि अगर ये बोलता है ऊपर वाला है तो इसको आप लोग कंसीडर करोगे x, और नीचे वाला बोल रहा है तो x, यानी कि अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x आप सभी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है। अब यहां से जैसे ही तुम डेल एक्स निकालोगे तो डेल एक्स आप सभी का हो जाएगा S2P माइनस S1P आप सभी का हो जाता है। और जनरली अगर मैं यहां से पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट को भी आप कंसीडर कर लीजिए, यहां से इसको कर लीजिए, तो आप देखोगे कि सर यहां से हम लोग बोलेंगे कि ये अगर डिस्टेंस आपकी क्या है, इसको अगर मैं पूरी की बात करता हूं x है, और ये आप लोगों का क्या है, हाफ पार्ट है। अगर ये d है, d का मतलब क्या होता है, स्लिट विड्थ होती है। अगर हाफ वाले पार्ट की बात कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अगर ये d/2 है, d/2 है, यानी कि सर ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी है, ये भी क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलो सर इसमें बोलोगे x माइनस में d/2 कर दीजिए, और ऊपर जाओगे नीचे वाले के लिए निकालोगे तो आप इसको क्या करोगे, S1P निकाल लीजिएगा, इससे S2P, यानी कि आप लोग क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, क्योंकि इसके लिए बात करोगे तो ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो यार आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली बात है पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहां से जब इसको आप लोग सॉल्व करते हो, अगर इसको y कंसीडर कर रहे हो तो ये डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाता है y d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। आपको पता होना चाहिए हमारे पास, देखो इस पॉइंट पे अगर ये आता है तो इस केस में हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, या यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर इस पे है तो भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर आप लोग बात करोगे तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है, बोले सर कंस्ट्रक्टिव के अंदर डेल एक्स कितना होता है, बोले सर इसको लिखते हैं एन लैम्डा, और एन लैम्डा है तो ये भी डेल एक्स है, तो ये कितना है, बोला सर वाई डी डी आ गया। बेटा ये मैं अपने लेक्चर्स के अंदर एक्स लिखवाता हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स हो वाई हो दोनों चीजें वैलिड है, क्योंकि ये डिस्टेंस का सिंबल है बस। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो एन लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी हो जाएगा, और वाई अगर आपको चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा। इसको आप लोग बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, nth ब्राइट के लिए बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको पोजीशन ले रहे हो तो इसको n के फॉर्म में भी ले सकते हो, तो इसको बोल सकते हो nth ब्राइट आपका हो जाएगा, ठीक है जी, nth ब्राइट आप सभी का हो जाएगा। तो ये हो गया nth ब्राइट। अगर तुम्हें यहां पे फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो फ्रिंज विड्थ एक्चुअली में क्या होती है, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि दो सक्सेसिव वैल्यूज जो होती हैं, हो सकता है आप लोग दोनों मैक्सिमा ले रहे हो या दोनों मिनिमा ले रहे हो, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसको बोल सकते हो yn+1 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए yn, या फिर आप लोग मैं जो अपने लेक्चर्स में बताता हूं तो xn+1 कर दीजिए या माइनस xn कर दीजिए। उस केस के अंदर आपको मिल जाता है जो आपका होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यानी कि सर ये आप लोगों का कभी भी n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है जी। जैसा ही आपके अंदर देखो ये रहा फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू ये रहा, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बात करूंगा एंगुलर विड्थ की, तो एंगुलर विड्थ क्या होती है बेटा,
एंगुलर विड्थ की अगर आप लोग यहां पे बात करते हो तो एंगुलर विड्थ आप सभी की हो जाती है क्या बोले सर, ये होती है बीटा डिवाइडेड बाई डी है, यानी कि सर लैम्डा डी बाई डी है तो डी से डी कट जाएगा, लैम्डा बाई स्मॉल डी आप सभी का हो जाएगा, लैम्डा बाई स्मॉल डी आप सभी का हो जाएगा। तो ये आप लोगों की होती है एंगुलर विड्थ, जिसको आप लोग थीटा से डिनोट करते हो। इसी तरीके से ये तो हमने निकाल लिया कंस्ट्रक्टिव के लिए, आप लोग डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालोगे तो आपको पता है पोजीशन की बात करोगे तो एन आती है। देखो ये पोजीशन का मतलब एक तरीके का डिस्टेंस ही है कि अगर तुमसे बोला जाता है कि बताइए फिफ्थ मिनिमा कहां पे है, कितनी दूरी के ऊपर है, तो उस तरीके से आप लोग इसको सोच सकते हो। तो ये आपका पूरा हुआ। यहां से आपने देखा वाईडीएसई क्या बेसिकली किसने किया था, थॉमस यंग्स ने 1801 के अंदर इसको यहां पे देखा था और बेसिकली ये डेमोंस्ट्रेट किससे किया गया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से इन्होंने किया था। अगर मैं यहां पे बात करता हूं इंटेंसिटी, तो आपको पता है बेसिकली सोर्स क्या है। बोलो सर अगर मैं सोर्स की बात करता हूं तो आपका क्या है, कोरेंट सोर्स है, और कोरेंट सोर्स के केस में इंटेंसिटी हमेशा क्या आती है, सेम। तो भैया ये तुम्हारी इंटेंसिटी है, ये तुम्हारी क्या है, फेज डिफरेंस है, या फिर इसको आप लोग पाथ डिफरेंस बोल सकते हो। पाथ डिफरेंस या डिफरेंस की बात है तो बेसिकली इंटेंसिटी क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई भी लॉस नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिटी की बात करते हैं। दूसरा होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है बेटा कि आप सभी के सामने एक स्लिट आपने ली है, आपने सोर्स लगाया, एक स्लिट है, और सामने अगर आप देखोगे तो अगर इस तरीके से गेट है तो आपकी लाइट क्या करती है, इस तरीके से मूव करती है, हमेशा इस तरीके से, यानी कि उसके आइदर साइड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस रह जाती है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट की बात हम लोग यहां पे बेसिकली कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अगर इसके अंदर बात करोगे तो सिर्फ आप लोगों का क्या होता है, सिर्फ एक ही आपकी स्लिट होती है, और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है वो ये होती है सर कि आपको एक चीज याद रखना है कि यहां पे आपका जो इंटरफेरेंस है उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जहां पे आप सभी को वहां पे मैक्सिमम मिल रहा था यहां पे मिनिमम मिलेगा, और जहां पे आप लोगों को मिनिमम मिल रहा था वहां पे यहां पे मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि आपका अगर पाथ डिफरेंस अगर आपको याद हो तो डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा था, जहां पे आपको क्या मिल रहा था, मैक्सिमम मिल रहा था। ठीक है जी, और पाथ डिफरेंस अगर आप लोग निकालते हो 2n-1 लैम्डा बाई 2 है, यहां पे आपको मिल रहा था मिनिमा, लेकिन यहां पे क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट है, मैक्सिमम है, वहां पे मिनिमा मिलेगा। तो देखो द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 2 3 4 है। अगर मैं एंगुलर की बात करता हूं तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन बाय, तो यहां पे देखो अगर मैं बोलता हूं एन की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए हो जाएगा। और एक ए एक्चुअली में क्या है, देखो ए को यहां पे आपकी अकेली क्या है, ये विड्थ है, तो इसको आप लोग डी से भी डिनोट कर सकते हो, इसको ए से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज ये है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग यहां पे फर्स्ट मिनिमा की बात करते हो, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, क्योंकि वहां पे आपने बात करी थी ब्राइट के लिए, यहां पे मिनिमा हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं सेंट्रल मैक्सिमा, अगर हम लोग बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2x। आपको याद है ना, वहां पे क्या करते थे तुम लोग, x करते थे बीटा के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा आप सभी का होता है। इसके बाद में आप लोगों का पोलराइजेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, तो बेटा पोलराइजेशन का मतलब यह है कि आप लोगों का जब भी कोई सोर्स होता है तो उससे लाइट क्या होती है, हर एक डायरेक्शन के अंदर जाती है। अब आप लोग क्या करोगे कि किसी ना किसी एक इक्विपमेंट को यूज करोगे जिसके द्वारा लाइट को एक डायरेक्शन के अंदर जो रिस्ट्रिक्ट करते हो, वो फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। यानी कि द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जैसे मान लीजिए अगर ये आपकी इस तरीके की खिड़कियां हैं, तो आप बोलोगे कि सर इनमें से कौन निकल सकता है, जो इस तरीके से जाएगा। अगर कोई टेढ़ा जा रहा है तो क्या इससे निकल सकता है, नहीं। तो आपको पता है कि आपके वाइब्रेशन का क्या हो रहे हैं, हर एक डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं, तो जिसका वाइब्रेशन इस तरीके से हो रहा होगा वही इस खिड़की से निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो पूरा फिनोमिना होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। यहां पे आप लोग पोलराइड्स को यूज करते हो, एनालाइजर्स को यूज करते हो, टूरमलाइन क्रिस्टल के जो तुम्हारे पोलराइड्स होते हैं उनको आप लोग यहां पे यूज कर रहे हो। तो ये जो आप लोगों का पोलराइजर है, एक होता है तुम्हारा एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल होता है उसको आप लोग थीटा बोलते हो। क्या बोलते हो, थीटा। यानी कि अगर कभी आपको इंटेंसिटी निकालनी है कि अगर यहां पे पोलराइजर से लाइट निकली है, एनालाइजर से होकर निकल रही है, तो कितनी लाइट आपको मिलेगी, तो वो किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के एंगल कितना है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आपको टीवी में दिखाया जाता है कि एक सीट को ऐसे रख लिया, दूसरी साइड को ऐसे टिल्ट कर दिया, एक सीट को ऐसे रखा, दूसरी को टिल्ट कर दिया। या आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे लैब के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, एक ग्लास फिक्स होता है, दूसरे को आप मूव करते हो, तो मूव करने पर जैसे ही वो 90 डिग्री पे पहुंचता है, आपको लगता है कि वहां पे पूरी लाइट है वो ब्लॉक हो गई है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आपका पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो इंटेंसिटी 0। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है मेलस लॉ।
कौन बताता है? मेलस लॉ। तो बोला जाता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट transmitted through the analyzer varies as the square of the cosine of the angle between the plane of the transmission of the analyzer and the plane of polarizer। तो दोनों के बीच का एंगल होता है, ये क्या होता है? I is equal to I नॉट cos स्क्वायर थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा? ये तुम्हारे पोलराइजर बोल लीजिए, क्या है? पोलराइजर है, और एक तुम्हारा क्या है बेटा? एनालाइजर है। उनके बीच का ये एंगल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ये कौन बताता है? मेलस लॉ के द्वारा आप सभी को पता लगता है, I is equal to I नॉट cos स्क्वायर थीटा से। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा हमारे पास है ब्रूस्टर्स लॉ की बात करते हैं। अब ये बेसिकली ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है कि बोला सर कई बार क्या होता है कि जब भी हम लोग लाइट की बात करते हैं तो उसको जब हम लोग किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है कि कुछ हमारी लाइट है वो क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है, और कुछ हमारी लाइट है वो क्या होती है? पार्शियली पोलराइज्ड होती है। जैसे क्या होगा कि एक बार टकराने के बाद में एक ही डायरेक्शन के अंदर गया, यानी कि उस डायरेक्शन के अंदर जो फील्ड के जो आप लोगों के वाइब्रेशन है वही जाएंगे जो उस डायरेक्शन के अंदर होंगे, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरी चीज, कुछ हमारे क्या हो जाते हैं? पार्शियली यहां पे क्या हो जाते हैं? दूसरे फील्ड के अंदर चले जाते हैं। तो वो एंगल जिसके ऊपर क्या होता है? पोलराइज्ड और पार्शियली पोलराइज्ड आपको चीजें मिलती हैं, तो उसके अंदर हम लोग यहां पे बोलेंगे कि वो एंगल हमारा क्या कहलाता है? ब्रूस्टर्स एंगल कहलाता है। यानी कि IB इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? ये हमारा हो जाता है, IB इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स म्यू हो जाता है, या आप लोग बोल सकते हो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? tan IB आप सभी का हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? ब्रूस्टर्स एंगल आप सभी का होता है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके अलावा और डिटेल में चीजों को करने के लिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे बैचेस के अंदर, महापैक के अंदर, यूजिंग द कोड Y485। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसके द्वारा आप लोग अपने भाई की गाइडेंस में आओगे, चीजों को हम लोग बहुत मजे से करेंगे, चीजों को अच्छे से करेंगे। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो gajendra.kumar@adda247.com के ऊपर आप मुझे मेल कर दीजिए अपना नेम, अपना बैच, या आपने बैच नहीं किया तो यूट्यूब स्टूडेंट, और अपना मोबाइल नंबर करके अपने डाउट के साथ भेज दीजिए। साथ ही साथ अगर एक चीज और बोलूं तो आप लोग कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। गजेंद्र जो सर का ग्रुप है, फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, इस पे जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 की ऐप है, उसको डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबसे बड़ी बात, लगभग 25,000 से ज्यादा बच्चा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब बैचेस के अंदर कैसे आपको एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, आप सभी को अड्डा 24/7 पे जाना है। अड्डा 24/7 पे जैसे ही जाएंगे तो पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद में क्या होगा? ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप लोग ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी एंड पीजी पे जाना है। उसके बाद में यूजी पे क्लिक करना है। महापैक के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। मैं तो यही बोलूंगा, मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि आपको महापैक के अंदर जाना चाहिए, बिकॉज आपको एक पैक लेने के बाद में कोई भी और सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपको मल्टीपल बैचेस फ्री मिल जाते हैं, जब तक इसकी वैलिडिटी रहती है। जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे आपको मिलते हैं। तो महापैक एनरोल करना मैं बता देता हूं, बाकी आप साइंस के अंदर जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो जैसे ये महापैक के अंदर जाएंगे तो बाई नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड करना है, क्या है? Y485। Y485 जैसे ही लगाएंगे तो अड्डा के अंदर सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है Y485, जो आपके भाई का कोड है। इसको लगाओ, जाके एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को। साथ ही साथ बहुत डिटेल में मैंने आप सभी को समझा दिया है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त है फ्रेंड से सभी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू सभी को।